नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। राष्ट्र की आवाज के जरिए सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने यूपीएस को मंजूरी देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना कर्मचारियों के वेलफेयर, सुरक्षित भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और दर्शाती है। यूपीएस के लागू होने पर सवाल उठ रहे हैं कि एनपीसीएस सब्सक्राइबर्स का क्या होगा, स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, सरकार नई योजना में कितना कंट्रीब्यूट करेगी। मसलन इन तमाम सवालों के बारे में आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे काल की शुरुआत के पहले से और ज्यादा तेज काम कर रही है, जनहित के मुद्दों को अहमियत दे रही है। इस नजरिए से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 75 दिनों में यूपीएस पर बड़ा फैसला लिया है। फैसला लागू होने के बाद सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष यूनिफाइड पेंशन स्कीम की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है और बीजेपी ने इस पूरे मसले पर विपक्ष पर पलटवार किया है। आखिर कैसे, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उधर जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। घाटी में चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से सरगर्मी है, माहौल बना हुआ है। 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव का पहला फेज के लिए जो वोटिंग होनी है वो 18 सितंबर को होनी है। बीजेपी ने आज पहली लिस्ट जारी कर दी और पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी के दफ्तर में बवाल मच गया। नाम के ऐलान के बाद बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं में विरोध बहुत ज्यादा देखने को मिले। कैंडिडेट की लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे। इस मसले पर बीजेपी ने क्या सफाई दी है, फिर नई लिस्ट जारी की है जिसमें किन नेताओं को जगह मिली है, किन नेताओं के नाम छूट गए हैं, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा देते हुए हिंदुस्तान के यूपीएस यानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने यूपीएस लागू करने का फैसला किया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगी। यूपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2024 में जो पेंशन स्कीम पेश की थी, उसकी कई पुरानी शर्तें पेंशन स्कीम से मिलती जुलती हैं। इसका फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारियों ने 25 साल की सेवा दी तो उस कर्मचारी को औसतन मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। अगर सेवा काल 10 साल से 25 साल का है तो पेंशन की राशि बराबर कर दी जाएगी। यूपीएस में तय पेंशन, परिवार को पेंशन, तय न्यूनतम पेंशन और पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने
और रिटायरमेंट के साथ ग्रेच्युइटी के साथ साथ एक तय राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जिस ओपीएस और एनपीएस को यूपीएस से रिप्लेस किया है उसमें क्या खास है वो उसको समझना बहुत जरूरी है। यूपीएस में कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी, जबकि एनपीएस में बाजार में निवेश की गई राशि के हिसाब से पेंशन मिलने की व्यवस्था है। रिटायरमेंट कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके आश्रित यानी पति या पत्नी को पेंशन का 60% सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी के काम करने का साल चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। यानी आज की तारीख में जो न्यूनतम वेतन है उसके आधार पर न्यूनतम पेंशन की राशि जो है वो 15,000 रुपए बनती है और पेंशन की राशि को महंगाई के सूचकांक से जोड़कर देखा गया। मतलब साफ है कि खुदरा महंगाई पर दर बढ़ेगी, पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ते के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को तीनों को निर्धारण करना होगा। सेवा में संपन्न हर 6 महीने के लिए मूल वेतन की 10% राशि एक मुश्त मिलेगी, जो ग्रेच्युइटी के अतिरिक्त होगी। मोटे तौर पर 30 साल की सेवा पर एक कर्मचारी को 6 महीने का वेतन अलग से रिटायर होने पर मिलेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, आप उनको सुनिए। चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको नहीं सुना पा रहे थे, हालांकि पीसीआर ने मेहनत की है। आपकी स्क्रीन पर पप्पू यादव है, सुन लीजिए आप। होगा पुराना पेंशन जो लोगों का डिमांड, ये यूनिफाइड बिल क्या है पूछे हैं, कौन परसेंटेज दस्ट होगा, कितना काम करेगा, जितना काम करेगा। पुराना पेंशन कुछ और है। पुराने पेंशन पर न सवाल है भाई, कर्मचारी। अच्छा, ये पुराने कर्मचारी से लेके सबका सवाल है। तो यूनिफाइड पेंशन तो समझिए कि इस सरकार की सबसे मतलब बकवास निर्णय है। यह कर्मचारी को मजदूर बनाने वाला निर्णय है। बिल्कुल कृपा आप करेंगे, मतलब सारे बेईमानी शैतानी को ढकने के लिए आपने हर मुद्दे में कॉर्पोरेट को बेनिफिट और कॉर्पोरेट सिस्टम को लाना। ये कर्मचारी के लिए कोई यूनिफाइड पेंशन नहीं है। इस पेंशन का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ओपीएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जनता की शक्ति पीएम के सत्ता के अहंकार पर हावी हुई है। सरकार ने पहले बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गन इंडेक्शन का फैसला वापस लिया। इसके बाद ब्रॉडकास्टिंग बिल, यूपीएससी के उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के फैसला वापस लिया। हम सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को इस सरकार से बचाते रहेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्क्रीन पर कहा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस फैसले से सरकारी खजाने का बोझ बढ़ने वाला है। पहले साल ही सरकार को अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का लाभ देश के 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा और सुनिश्चित पेंशन यूपीएस पेंशन स्कीम लागू होने से कर्मचारियों के लिए सरकार का हिस्सा बढ़ जाएगा। इसकी भरपाई के लिए मोदी सरकार को मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। यूपीएस अभी सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इन कर्मचारियों की तादाद करीब 23 लाख है। आगे राज्य सरकारें इसे लागू करना चाहते हैं तो लागू कर सकते हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में यूपीएस पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। अगर हिंदुस्तान की सभी राज्य सरकारें यूपीएस को लागू कर दिए तो केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की तादाद 90 लाख हो जाएगी। सोचिए, अंदाजा लगाइए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ओल्ड पेंशन न्यू स्कीम में क्या फर्क है, जिससे केंद्र सरकार को यूनिफाइड पेंशन लाना पड़ा है। उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एनपीएस का प्लान क्या है, उसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन के जरिए आप समझिए जरा। ओपीएस को डीबीपीएस पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है। एनपीएस को डीसीपीसी पेंशन सिस्टम भी कहा जाता है। एनपीएस को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट प्लान है। एनपीएस के तहत कर्मचारी कई पैसा निवेश कर रिटर्न का लाभ लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई बैंक हो या एसडीएफ जैसी बैंक और एलआईसी, कुल 9 पेंशन फंड मैनेजर्स ये स्कीम प्रोवाइड करते हैं और इन स्कीमों पर निवेश पर 15% तक रिटर्न मिलता है और घाटा होने पर नुकसान भी हो सकता है। एनपीएस के जरिए कर्मचारियों की सैलरी और डीए का 10% पैसा कटता है। सरकार कर्मचारियों की सैलरी का 14% हिस्सा कर्मचारियों के फंड में जमा करती है। कर्मचारी अपने फंड का 7% तक पैसा निकाल सकते हैं बिना किसी टैक्स के, यानी 40% पैसा एन्युटी में निवेश कर दिया जाएगा। यह इसका एक सिस्टम है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि ओपीएस प्लान क्या है, जिसकी मांग सरकारी कर्मचारी लगातार लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर लाइए। ओपीएस में रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती है। ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएस का प्रावधान है। ओपीएस में 20 लाख तक की मैच्योरिटी की रकम मिलती है। ओपीएस में पेमेंट सरकार की ट्रेजरी के जरिए ये होता है, पैसा होता है, उसके जरिए होता है। और ओपीएस में रिटायर कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को पेंशन की राशि मिलती है। यानी ओपीएस में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान भी है। यह इसका पूरा एक सिस्टम है जो मैं आपको राष्ट्र के आवाज के जरिए समझा रहा हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों लानी पड़ी। हर किसी के जहन में यह सवाल है कि यह क्यों आया है। मैं वो भी आपको समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। एनपीएस के जरिए सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन नहीं मिलती है। एनपीएस को लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। एनपीएस में बदलाव की मांग उठ रही थी। जनवरी 2004 में खत्म ओपीएस को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा है। ओपीएस में निश्चित पेंशन मिला करती थी और न्यू पेंशन स्कीम में लंबे वक्त से रिफॉर्म की मांग भी उठ रही थी। यानी 2023 में सोमनाथन की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी हुई थी, उस कमेटी ने यूपीएस लाने की सिफारिश की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व वित्त सचिव
टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिस्टम लागू करने के फैसले को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पेंशन स्कीम के लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस स्कीम में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के ठीक बाद और विधानसभा चुनाव से पहले लाकर न सिर्फ कर्मचारियों को चौंका दिया बल्कि विपक्ष भी परेशान हो गया है कि आखिर ये आनन फानन में कैसा हो गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में मोदी सरकार के लिए ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ओपीएस का मुद्दा यूपी के विधानसभा चुनाव में पहली बार उठा था। समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में एनपीएस को रद्द करने की घोषणा की थी। 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार यानी पूर्व कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन की सरकार ने ओपीएस लागू करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखा और समाजवादी पार्टी की सीटों में बढ़ोतरी हुई थी। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा छाया रहा है। 2022 में ओपीएस की वजह से हिमाचल में बीजेपी चुनाव हार गई और लोकसभा में भी यह मुद्दा गर्म था और कई सीटों को प्रभावित किया था, जिसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में ओपीएस सिस्टम लागू किया गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार क्यों यूपीएस स्कीम लेकर आई है, वो भी जरा स्क्रीन के जरिए समझिए। सरकारी कर्मचारियों की तादाद इस वक्त 85 लाख के आसपास है और भारत में मौजूदा वक्त में 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। हिंदुस्तान के भीतर 52 लाख पेंशन धारक हैं। 52 लाख पेंशन धारक को सिर्फ उनके एक परिवार सदस्य से जोड़ा जाएगा और यह तादाद करीब 1 करोड़ 4 लाख के आसपास है। यानी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस वोट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष से पेंशन स्कीम का मुद्दा छीनना चाहती है और कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारियों में महाराष्ट्र से सिर्फ अकेले 9%, झारखंड से करीब 2% कर्मचारी आते हैं, हरियाणा से करीब 1% की हिस्सेदारी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कुछ नेताओं की यूपीएस को लेकर क्या राय है, इस पर सियासत हो रही है। तमाम नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और ये तमाम जो नेता हैं, चाहे उसमें रविशंकर प्रसाद हो, प्रमोद तिवारी हो या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, इस पर अपने अपने तर्क दे रहे हैं। सुनिए आप। हमारे प्रधानमंत्री जी मांगों को सुनते हैं, समझते हैं और संवेदनशील रहते हैं। जब कर्मचारियों के अखिल भारतीय संगठन ने, जिसको कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहते हैं, उन्होंने भी मांग की तो पिछले साल ही तत्कालीन वित्त सचिव और अभी 30 से होने वाले कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को कल कैबिनेट में स्वीकार किया गया। कल सरकार की ब्रीफिंग में उसको बताया गया है, तो मैं विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ कुछ छोटे बिंदुओं को बताऊंगा। नंबर 1,
भारत सरकार के लगभग 23% कर्मचारियों को 50% एश्योर्ड पेंशन तय हो गया। 50% एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके रिटायरमेंट के साल के 12 महीने का जो एवरेज होगा उसका 50% मिलेगा आपको। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या बुराई थी? कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो, ये बहाल कर दें, वरना जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे। कर्मचारी हमारी नीतियों को क्रियान्वित करते हैं, उनके भविष्य को, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षा देना सरकार की गारंटी है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ स्वीकार्य नहीं। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नाराज कार्यकर्ताओं ने, नाराज नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी में हंगामा करीब 1 दशक देखने को बाद मिला है। क्योंकि 1 दशक के बाद घाटी में चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से हंगामा देखने को नहीं मिला था। और इस हंगामे की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के पहले 44 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें 3 चरणों के सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन करीब 2 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट को वापस कर लिया। बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि कुछ संशोधन के बाद लिस्ट दोबारा जारी की जाएगी। इस घोषणा के बाद करीब 1 घंटे के बाद ही बीजेपी ने फिर से लिस्ट जारी की। बीजेपी ने बाकी दोनों चरणों के घोषित उम्मीदवारों के नाम को रद्द कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले चरण की 24 सीटों में से 15 के और दूसरे चरण के लिए 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं वो लगातार इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें करते रहे हैं, लेकिन रविंद्र रैना को मैं एक बात सुनवाना चाहता हूं। हमारे जितने कार्यकर्ता यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में, ये जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो अपने अपनी दावेदारी कर रहे थे, क्योंकि लंबे वक्त से तैयारी कर रहे थे। 10 साल के बाद घाटी में चुनाव हो रहा है और हर कोई इस वक्त घाटी में वो चाहता है कि वहां नुमाइंदगी करे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला, उससे ये साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं उसमें बहुत ज्यादा घमासान देखने को मिलेगा। और ये अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, पीडीपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, हर कोई अपने अपने चुनावी जीत के दावे की कोशिश करता नजर आ रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।